स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और आज इस वक्त में हम तमिलनाडु पर विशेष रूप से बात करेंगे, तमिलनाडु की चुनाव और उसकी राजनीति पर। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। असम, केरलम और पुदुचेरी में प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार प्रचार। असम में अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, तो वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया पार्टी के लिए प्रचार। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी दिग्गज मैदान में राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने साधा राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना, तो तमिलनाडु के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं जनता के बीच। दिल्ली में पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची असम पुलिस। असम के सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ विवादित बयान मामले में यह कार्रवाई। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार भी है एक्स फैक्टर। डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन के बीच एक्स फैक्टर को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नई तस्वीर को लेकर खास चर्चा। बताएंगे कौन है वो तस्वीर। और मोहब्बत की दुकान से जहरीले बोल पर तमिलनाडु में चुनावी राजनीति तेज। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की जहरीले सांप से तुलना कर मारने की सलाह दी है। तो सवाल यह है कि मोहब्बत की दुकान में क्या एक ही समुदाय को लेकर विशेष आग्रह क्यों है। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और जैसा कि हमने बताया आपको कि आज हम तमिलनाडु की राजनीति का गहन विश्लेषण करने वाले हैं। और तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा से फिल्मी सितारों की चमक दमक के लिए भी जाना जाता है। तो तमिलनाडु की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही नहीं है, बल्कि एक एक्स फैक्टर की एंट्री की भी जोरदार चर्चा है, जो चुनावी गणित को बदल सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में कौन सा है वो एक्स फैक्टर। तमिलनाडु की राजनीति में पर्दे और सत्ता का रिश्ता पुराना रहा है। यहां पर कई बार रियल लाइफ के नायक नायिकाएं सत्ता के शिखर पर रियल लाइफ में चढ़ते हुए देखे गए हैं। इस बार तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चेहरा, एक नया समीकरण और एक नया एक्स फैक्टर चुनावी समीकरण को बदलने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन दिलचस्प तथ्य यह भी है कि हर बार नायक नायिकाएं यहां की राजनीति में सफल ही हो जाएं, यह भी जरूरी नहीं है। ऐसे में इस बार के चुनावों में यह एक्स फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एआईएडीएमके, डीएमके और टीवीके समेत कई दलों की जंग के बीच अब नजरें उस 20% वोट शेयर पर टिकी हैं जो 40-40% के पारंपरिक समीकरण को बिगाड़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या ये एक्स फैक्टर विजय थलपति बन सकते हैं, या फिर राजनीति में उनका अनुभव उनकी राह में रोड़ा बनेगा। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का असर पुराना है। जयललिता और करुणानिधि जैसे नेता इसकी मिसाल रहे हैं। रियल लाइफ के सितारे रियल लाइफ के नेता बनते रहे हैं। रील से रियल तक की राजनीति, सिनेमा से सीएम बनने की परंपरा। जयललिता 5 बार मुख्यमंत्री बनी, करुणानिधि फिल्म से राजनीति में पहुंचे। लेकिन हर स्टार राजनीति में सफल हो ये जरूरी नहीं। रजनीकांत राजनीति में उतर नहीं पाए, कमल हासन की पार्टी भी सीमित असर ही दिखा सकी। विजय की रणनीति भी चर्चा में है। वो डीएमके पर हमलावर है, लेकिन एआईएडीएमके पर खामोश रहते हैं। ईपीएस उन्हें डीएमके की बी टीम बता रहे हैं। वहीं डीएमके इस पूरे मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही और विजय के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। फैन क्लब का जोश जरूर दिख रहा है, लेकिन क्या ये जोश वोट में बदलेगा, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ये एक्स फैक्टर तमिलनाडु की सियासत में डार्क हॉर्स बनता है या सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहता है। तो इस रिपोर्ट में आपने ये तो जान लिया कि वो एक्स फैक्टर है क्या, और ये भी जाना कि कभी एक्स फैक्टर बहुत बढ़ करके सामने आता है तमिलनाडु की राजनीति में, लेकिन कई बार बढ़ नहीं पाता है। क्यों? जनता जिनको बढ़ाती है वो बढ़ता है, जनता जिनको नहीं बढ़ाती वो नहीं बढ़ पाता। तो तमिलनाडु की जनता का इस एक्स फैक्टर के बारे में क्या कहना है, उनकी आवाज सुनिए। रामचंद्रन वो उसमें बहुत कुछ काम किया है, जो गरीब लोगों को वो मदद किया है, तो उसी मुताबिक जो है ना, तो पब्लिक उनका साथ जैसा मन रहता है, तो उनका जो सोचते हैं वो हो जाता है आगे चल करके। Past 50 years, the senior people only mixing with mixed in politics. For an example, former CM
C.N. Annadurai. Period is 69. He was a film script writer, story writer, lot of things. After that, Karunanidhi. Karunanidhi also story writer in film. After that, the giant MGR. Maximum all of the Tamil Nadu peoples believing MGR. After that, Jayalalitha, because they serving lot of things. जो है एक्टर मतलब सुपरस्टार था उस टाइम की सुपरस्टार, अभी तक भी वो जिंदा है। हमारा तरफ से वो मरा नहीं है। परिचित तलवार एमजीआर जो है अभी तक भी वो मरा नहीं है। तो वो एक्टर था, वो बहुत अच्छा मीनिंग से जो है लोगों को बहुत उनका दिल में आ गया था। विजय आया हुआ है, विजय का इतना नहीं हो पाएगा, जबकि इतना बड़ा लोग सिर्फ पिक्चर में ब्रेक हुआ परिचित तलवार एमजीआर और जयललिता, इसके अलावा और कोई नहीं है। Famous cine actor. After that, you know very well Jayalalitha. After this, nobody has not come now. Kalaignar also in the same field only. But we can expect we'll see N.T. Ramarao in Andhra and Magesh Babu, I think so. So many from Andhra Pradesh also. We are expecting Pakla. We'll see what the people will just decide. We cannot predict him, no. That is the problem. तो आपने लोगों की भी आवाज़ सुनी, और इसके पहले जो आपने रिपोर्ट देखी थी वो रिपोर्ट हमारे सहयोगी निखिल सिंह ने बनाई थी। और जैसा हमने आपको बताया हुआ है कि इन दिनों हमारे दो सहयोगी, हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी तमिलनाडु में हैं और निखिल सिंह तो वहाँ तमिलनाडु में रिपोर्ट उनकी आपने देखी ही। सीधे उन्हीं दोनों से जोड़ करके ज़रा इस एक्ट फैक्टर के बारे में और ज़्यादा इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले मैं विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, एमजीआर से लेकर के विजय तक, है ना, एक लंबी सूची है तमिलनाडु की राजनीति में इस एक्स फैक्टर की, जिसकी हम बात कर रहे थे और जो निखिल की रिपोर्ट हम देख रहे थे। तो ये बताइए कि ये एक्स फैक्टर कभी तो निखिल ने भी बताया कि कभी तो काफी उभार में रहा, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक बने, केंद्र में भी बड़ी मजबूत लीडरशिप के रूप में उभर करके आए, और कभी ये एक्स फैक्टर चला नहीं। इस बार का जो एक्स फैक्टर है टीवीके के विजय का, ये एक्स फैक्टर आपको जमीन पर इस बार कितना दिखाई पड़ रहा है विनोद जी? लाल जी, पिछले दिनों से जब हम चेन्नई में हैं और तमिलनाडु के इन शहर से आसपास के गांव में आउटस्कर्ट में जाते हैं, तो वहाँ जो आप बड़े बड़े कटआउट देखे होंगे और देख रहे हैं, और जो पोस्टर और पंपलेट देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि आज की तारीख में अगर AIADMK के सबसे बड़े नेता EPS है, पनीरसेल्वम है जी, DMK के सबसे बड़े नेता अगर यहाँ पे आज की तारीख में स्टालिन है, तो आप ये देखिए कि पोस्टर में उनके बैकग्राउंड में चाहे तो जयललिता की बड़ी तस्वीरें हैं या फिर करुणानिधि की बड़ी तस्वीरें हैं जी। CM स्टालिन की तस्वीरें करुणानिधि के बैकग्राउंड में ही छोटा सा वो लगा हुआ होता है। अच्छा। या जयललिता के पोस्टर के साथ ही EPS की तस्वीरें हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रियल लाइफ के हीरो हैं, वो आज भी जो रियल लाइफ के रूप में एक नायक के तरह उनका एक फॉलोअर्स जो है वो उसको आज भी मानता है। सबसे खास बात यह है कि चेन्नई में आप इस शहर में जाएंगे तो अलग अलग आपको फैन क्लब मिलेंगे, और वो फैन क्लब जो है वो इस फिल्म के पॉपुलर बनाने में और इस नायक को पॉपुलर बनाने में उनकी एक बड़ी भूमिका होती है जी। आज शाम के समय में कई फैन क्लब के सामने में आप देखेंगे कि वो लोग अपना इवेंट करते हैं और इस तरह से अपने नेता को लोगों के बीच में उनकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनको वो लेके जाते हैं कि नेता हमारा किस तरह से समाज को बदलने के लिए आएगा। तो टीवीके में खास क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि टीवीके पार्टी के साथ में विजय का जो सबसे मेन पॉइंट है, जो उसको आप एक एसेट के रूप में देख सकते हैं जी, कि टीवीके ने नए जनरेशन के साथ में एंटी जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ में एक नया उसने विचार को लोगों के सामने में रखा है। डीवीके का विजय का सीधे मानना है कि द्रविड़ पॉलिटिक्स जो पिछले 40-45 साल से तमिलनाडु को क्या दे पाया, माइनस या प्लस जो भी चीज़ें हो,
लेकिन उसने कहा कि आज के जनरेशन के सामने में इस द्रविड़ पॉलिटिक्स से अलग भी एक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स होनी चाहिए। इस जाति और ये सारी चीजें जो अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों का अपना अपना पॉलिटिकल बेस बना हुआ है, इससे प्रॉपर तमिलनाडु का नुकसान होता है। तो टीवी के एक पूरे कंप्लीट तमिलनाडु को लेके एक पॉलिटिक्स को अपना बना के 234 विधानसभा सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि टीवी के डीएमके का डमी कैंडिडेट है, डमी पार्टी है, या डीएमके के साथ साथ वो भी अपना एक वोट बेस बनाने के लिए डीएमके ने अपने टीवीके ने अपना इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है। ये चीज तो आप अभी मतदान जब होगा तभी इस बात को पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ये डीएमके और टीवीके में जो ये वाक युद्ध चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे तो लोगों में कंफ्यूजन जरूर है कि वो डीएमके के खिलाफ लड़ रहा है या ये डीएमके का वोट ले रहा है, ये बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि कई जो फैन क्लब का आपने बात की ना, तो कई फैन क्लब निखिल गए हैं, है ना। वहाँ पर जब चेन्नई में थे तो वो कई फैन क्लब गए, वहाँ जाकर उन्होंने जायजा लिया। तो निखिल, रील से रियल की तरफ जो विजय आ रहे हैं, एक्टर विजय, मुझे लगता है पिछले कई महीने से ये चर्चा होती रही कि विजय क्या डीएमके के साथ गठबंधन कर लेंगे या फिर एआईडीएमके के साथ गठबंधन कर लेंगे। हुआ दोनों में से कुछ नहीं, वो अकेले लड़ रहे हैं। अब यहां से ये सवाल उठता है कि जब अकेले लड़ रहे हैं तो क्या कोई मजबूत सा तीसरा कोना वो बना करके डीएमके और एआईएडीएमके के सामने किसी की तरफ मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, किसी की राह आसान कर सकते हैं? देखिए, इसके दो तरीके से इसको देखा जा रहा है लालचंद। एक तो जब आप 40% वोट बैंक की बात करते हैं एआईएडीएमके और डीएमके के दोनों पक्षों में, तो 20% वोट बैंक बचता है, जिसकी बात विजय के तौर पर कही जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि विजय दो तरह से इस पूरी राजनीति में आएंगे या कुछ करते हुए दिख सकते हैं। एक तो कि हम खेलेंगे नहीं तो खेल खराब करेंगे, और दूसरा कि अगर हम किंग नहीं होंगे तो किंग मेकर बनेंगे। अब ये दोनों चीजें किसके लिए और किस तरह से यहाँ पर यानी कामयाबी या नाकामयाबी के तौर पर आती है, ये देखने की बात है। जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा कि ये बात धीरे धीरे और कहीं ना कहीं एआईडीएमके इस बात को चस्पा करने की कोशिश कर रही है कि विजय और कुछ नहीं, डीएमके की डमी टीम है, और वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि एआईएडीएमके और बीजेपी समर्थित जो भी उम्मीदवार है या जो उनकी पूरी किटी है पार्टीज की, एनडीए की, वो उसमें डैमेज कर सके। आपको ये ध्यान होगा कि वो जब ये इन स्टेटमेंट्स को कहते हैं तो वे बताते हैं कि आप देखिए, भले ही विजय डीएमके के खिलाफ बयानबाजी करते हो, लेकिन डीएमके की तरफ से कभी भी, चाहे स्टालिन हो या उनके दूसरे नेता हो, उदयनिधि स्टालिन हो या उस मैटर के लिए कोई भी दूसरा नेता हो, वो विजय के खिलाफ कुछ नहीं कहता। और ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ये कहना है एआईएडीएमके के नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का। तो कुल मिलाकर ये भी बात अगर देखा जाए तो ये दूर की कौड़ी है। लेकिन इससे पहले ये समझने की जरूरत है कि क्या विजय 20% वोटों में कुछ हिस्सेदारी अपनी ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ वही सवाल जो शुरुआत में मैंने कहा था और आपने जो बात कही थी कि क्या विजय एमजी रामचंद्रन या फिर जयललिता की तरह या करुणानिधि की तरह करिश्मा कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि ये बात आपने देखा होगा कि अभी जो एक समर्थक की बाइट भी आपने सुना, उन्होंने कहा एमजी रामचंद्रन आज भी हमारे दिल में जिंदा है। एमजी रामचंद्रन की सियासत दूसरे तौर पर थी। एमजी रामचंद्रन ने जब फिल्में चुनी थी वो भी बहुत सिलेक्टिव और बहुत ही तरीके से चुनी थी। लोग बताते हैं कि अंतिम जो उनकी 30-40 फिल्में रही थी वो लगभग पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर रहती थी। वो गरीबों के मसीहा, न्याय के देवता के तौर पर फिल्मों में उन्होंने पोज किया। किसी भी फिल्म में कभी भी उन्होंने शराब नहीं पी, सिगरेट पीते हुए नहीं उनको देखा जा सकता। तो एक बड़े मसीहा के तौर पर वो रहे, और इसके साथ साथ वो सामाजिक सेवा, फिलैंथ्रोपी, लोगों की मदद करना, अपना जो उनका फैन क्लब था, सबसे बड़ी बात जो आपने फैन क्लब की जोड़ी, जो फैन क्लब था वो पार्टी वर्कर्स के तौर पर तब्दील हुआ। तो एमजी रामचंद्रन उस कैडर के नेता हुए कि जब वो बीमार हुए तो कम से कम उनके पीछे लाखों लोग खड़े दिखे उनकी लंबी आयु के लिए। और उसके बाद वो जिस तरह से एक जिसको कहते हैं रोरिंग मेजॉरिटी के साथ में उन्होंने यहाँ की राजनीति बदली, डीएमके से एआईडीएमके के तौर पर लेकर के आए, वो पूरा प्रदेश इसका गवाह है। और जयललिता उनके साथ में उनकी सहयोगी के तौर पर रही। तो जयललिता
जयललिता की छवि भी उसी तरह से देखी जाती रही। लेकिन विजय क्या इन चीजों को इस लेवल पर जाकर के ले आ पाएंगे कि लोग उनके पीछे रैली करें, उनके पीछे खड़े रहें? क्योंकि उनके साथ में यह भी कहा जा रहा है कि समर्थक तो जुट जाते हैं, जो फिल्म देखने जाते हैं वो विजय की एक झलक पाने के लिए आते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में भी जब कोई फिल्म स्टार आता है, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जो है वो फिल्म स्टार्स को जुटाया जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिल्म स्टार्स को भी वोट मिल जाए, ये देखने की बात होगी। तो ये सारे समीकरण तभी सही ठहरेंगे जब विजय को इतनी मात्रा में वोट मिल जाए। तो ये देखना दिलचस्प होगा और ये 4 मई को पता चलेगा। और नॉर्थ इंडिया में तो एक चीज और निखिल देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई भी, सांसद भी बने, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स में नॉर्थ इंडिया में जगह नहीं मिलती। लेकिन विनोद जी, अभी जो आप कह रहे थे कि कटआउट तो अभी भी करुणानिधि के और जयललिता के ही दिखाई पड़ते हैं, तो एक शून्यता जो कि इन दोनों के नहीं रहने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में आई, ठीक। अब ना तो अभी एमके स्टालिन जो है वो ना तो वो फिल्मी सितारे रहे हैं, ना इधर से एनडीए के जो कैंडिडेट हैं पलानीस्वामी वो फिल्मी सितारे हैं। जब चाहे रजनीकांत हो या फिर कमला हसन हो, वो तो जगह नहीं बना पाए। लेकिन क्या इस समय कोई ऐसा वैक्यूम है इस मायने में, चमक दमक वाली पॉलिटिक्स के मामले में, जिसमें विजय को ये उम्मीद है, एक्टर विजय को, कि वो जगह बना सकते हैं? भले कमला हसन ने और रजनीकांत दूर रहे, कमला हसन जगह नहीं बना पाए। लाल जी, समझने की बात यह है कि आपके एक्स फैक्टर की रिपोर्ट में कि इस फैक्टर में एक जेनजी फैक्टर भी है। और जेनजी फैक्टर जो है उसका आप कम से कम ये कहें कि उसके सामने में विजय सबसे बड़े हीरो है। लेकिन विजय सबसे बड़े हीरो उनके सामने में है, जेनजी के सामने में, तो जेनजी का एक बड़ा वोट बेस है। तो क्या जेनजी, ये जितने भी युवा तुर्क है तमिलनाडु में, क्या वो अपना जो इमोशनल कनेक्ट है विजय के साथ, क्या वो इमोशन कनेक्ट को वोट में तब्दील हो पाएगा? या विजय को लेके जो बात अभी विजय बार बार उठाते हैं, कुनु के जो अभी आप एक स्टैम्पेड हुआ था जिसमें आपने देखा होगा कि विजय के कई जो फैन क्लब के लोग थे या फैंस थे, उनकी मौतें हो गई थी। तो उस समय से विजय आज भी अपने पब्लिक रैलियों में कह रहे हैं कि इस मौत का, जो स्टैम्पेड का जिम्मेदार सिर्फ डीएमके प्रशासन है और डीएमके सरकार है। जबकि डीएमके ने बड़ी चालाकी से यह बताने की कोशिश लोगों में की है कि विजय भले ही एक पॉपुलर हीरो हो, विजय भले ही लोगों के बीच में काफी इस बात को रखते हो कि हम एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, लेकिन अनुभव के मामले में, राजनीति के अनुभव के मामले में वो जीरो है। क्योंकि उनके सामने में इंस्टेंस उस स्टैम्पेड में और स्टैम्पेड के बाद जो लोगों की मौतें हुई थी, 10-11 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और बड़ा दर्दनाक मौत हुई थी लाल जी। तो वो ये बताता है कि जब आप अपने फैंस क्लब को, आप अपने पॉपुलर जो आपके लोग हैं वहाँ आपकी पॉपुलरिटी पे आते हैं, उनके भीड़ को अगर आप संभाल नहीं पाते हैं तो तमिलनाडु के इस बड़े स्टेट को आप कैसे संभालेंगे? तो ये उनके साथ में एक बड़ा ड्रॉबैक ये सामने में लाता है कि आपके पास में राजनीति का अनुभव जीरो है। लेकिन जेनजी जो है वो इस बात को नहीं मानता। कई जेनजी से हमने बात की तो उनका कहना है कि हम या तो नोटा में वोट करेंगे या फिर हमारे सामने में विजय एक विकल्प है जी। लेकिन ये विजय विकल्प है और राजनीति में जब उनको ये बात में चस्पा किया जाता है कि राजनीति के रूप में इनका अनुभव जीरो है, तो ये बात समझने की जाए कि इस प्रदेश में, तमिलनाडु में अगर सुपरस्टार कोई है तो रजनीकांत सुपरस्टार के नाम से है। आज भी रजनीकांत का अपना आदर है, लेकिन रजनीकांत पॉलिटिकल पार्टी का सोच के भी, बात करके भी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाए। जी, कमल हसन ने अपना एक्सपेरिमेंट करके 2024 में दिखाया और कमल हसन को कामयाबी नहीं मिली। 2% वोट को लेके कमल हसन सिमट गए। आखिरकार कमल हसन को राज्यसभा जाने का मौका तब मिला जब डीएमके ने उनको सपोर्ट किया और स्टालिन ने उनको राज्यसभा पहुंचाया। तो ये आप कह सकते हैं कि विजय का एक्स फैक्टर उसमें दम है, क्योंकि जेनजी और निखिल जो बता रहे थे कि 20% वोट शेयर अभी भी तमिलनाडु में है जो डीएमके और एडीएमके से बाहर है। और ये बाहर का वोट क्या किंग नहीं तो किंग मेकर बन सकता है, ये बात आपको कम से कम हमें 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा कि विजय क्या एक्स फैक्टर साबित होंगे या कोई दूसरा तुरुप का पत्ता इस सीन में आगे आता है। लालचंद जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ अभी बने रहिएगा, इसलिए
बने रहिएगा, क्योंकि एक तो जो ये एक्स फैक्टर पर हमने बात की ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है जो भी तमिलनाडु की राजनीति को आगे पीछे थोड़ा जानते हैं उनको बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगेगा। और दूसरी बात ये भी कि वहाँ पर जो इस बार सनातन को लेकर के हुआ है और जिस तरह से मोहब्बत की दुकान में क्या जहरीले बोल जो हैं वो वहां की सियासत में जगह बना पा रही है, इस पर आप दोनों से मैं जुड़ूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आएंगे और तमिलनाडु की राजनीति के इस पहलू का भी गहन विश्लेषण करेंगे। वक्त है ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और आज हम अपने दो सहयोगियों के जरिए आपको तमिलनाडु की चुनावी राजनीति के जमीनी हालात पर गहन विश्लेषण दिखा रहे हैं। और उसी में से एक बड़ी बात है वो ये कि क्या कुछ वहां पर सेक्युलर पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा है, किस तरह की बयानबाजी आ रही है, और सनातन का मुद्दा हाल में वहां पर जो गर्म रहा उस पर क्या हो रहा है। पहले जरा एक रिपोर्ट, कुछ बातें आपको दिखा देते हैं, प्रमुख बातें, और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से। सेक्युलर पॉलिटिक्स में कम्युनल सोच पर सवाल, ये तो बात सही है, कहने को आप सेक्युलर पॉलिटिक्स करते हैं और रखते हैं कम्युनल सोच। क्या चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं के बोल भी बिगड़ रहे हैं, और ये बिगड़े बोल अक्सर राजनीतिक चर्चा को ध्रुवीकरण की ओर मोड़ देता है। तो तमिलनाडु की राजनीति में सनातन को लेकर डीएमके के नेताओं के बयान के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस और बीजेपी की जहरीले सांप से तुलना कर दी और चुनावी फिजा में ध्रुवीकरण को हवा देने की उन्होंने कोशिश की। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। खड़गे ने एक चुनावी रैली में आरएसएस और बीजेपी को जहरीला सांप बताया और लोगों से उसे कुचलने की अपील की। खड़गे ने कहा, कुरान शरीफ में साफ लिखा है, नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस और भाजपा वही सांप हैं, अगर आप उन्हें नहीं मारोगे तो बचोगे नहीं। तो खड़गे के इस बयान पर बीजेपी खूब भड़क गई है। पार्टी ने इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बयान बताते हुए चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उधर मदुरई चुनावी दौरे पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डीएमके सरकार के सनातन विरोध और नफरत का मुद्दा उठाया। फडणवीस ने कहा, सेक्युलरिज्म में एक वर्ग को खुश करने के लिए सैकड़ों वर्ष से चली आ रही कार्तिकेय दीपम की परंपरा को खत्म कर दिया जाता है। फडणवीस ने डीएमके की अगुवाई वाले सेक्युलर फ्रंट, जो तथाकथित सेक्युलर फ्रंट है, उस पर हिंदू और सनातन संस्कृति के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। डीएमके सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन संस्कृति के विरोध में छेड़े गए अभियान को तमिलनाडु के लोग इसे एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स यानी तुष्टीकरण की राजनीति का नाम दे रहे हैं। उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और टीबी जैसी बीमारी से कर दी थी और उसके उन्मूलन पर जोर दिया था। विपक्ष में एआईएडीएमके और बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। चुनावी मौसम में डीएमके नेता मंदिर जाना नहीं भूल रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें सनातन विरोध की बात तो जरूर याद दिला रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे यही जहरीले बयान 2024 के आम चुनाव में भी दिया करते थे और इसी बात को दोहराते हुए उन्होंने असम विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की यह पहल की है। अब सवाल एआईयूडीएफ और आईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से दूरी बनाकर कांग्रेस पार्टी अब तक ध्रुवीकरण से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मुस्लिम वोट एकजुट करने पर मजबूर किया है। लेकिन सवाल तो राहुल गांधी से भी पूछा जाएगा कि मोहब्बत की दुकान से असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बयानों की क्या वो निंदा करेंगे या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान को ही सांप्रदायिक मानेंगे। अब जनता जो है वो तो खैर सब जानती है।
तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की हमने बात की, तो उन्होंने विवादित बयान दिया है और आरएसएस और बीजेपी की तुलना सांप से की। जरा वो बयान पहले देख लीजिए। कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो ये बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। बीजेपी पूरी भड़क गई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पर वापस निशाना साधा और कहा इस बयान पर वो माफी मांगे। जिस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, मौलाना आज़ाद बैठे हैं, सोनिया जी बैठी हैं, इंदिरा गांधी बैठी हैं, राजीव गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है? कई शब्द को तो मैं दोहरा नहीं सकता। बेशर्मी और निकृष्टता की पराकाष्ठा है। द utterances of Mr. Khadge is not only demeaning but shameless and utterly despicable. वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सेक्युलरिज्म में एक वर्ग को ही खुश करने के लिए सैकड़ों वर्ष की कार्तिकेय दीपम की परंपरा को तमिलनाडु में खत्म कर दिया जाता है। So sad that this government has become anti-Sanatan, anti-Hindu. They are only appeasing a section of the society, and at the same time they are not respecting the age-old traditions of Tamil Nadu. They are not respecting the age-old traditions of Hindus, and I think they are not even ready to abide by the court's order. They want to challenge it in the Supreme Court, and even the Supreme Court's verdict they are not following. और डीएमके के जो नेता हैं वो तो बयान देते ही रहे हैं। इसी क्रम में एक बयान की बड़ी चर्चा हुई थी जो उदयनिधि स्टालिन ने दी थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म तो बीमारियों की तरह है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। पहले दिया था बयान, देखिए जरा। எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். तो जैसा कि आपने ये सारे बयान देखे और तमिलनाडु में जो मुद्दा जाकर के देवेंद्र फडणवीस ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उठाया है, इससे तो बिल्कुल साफ है कि क्या तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों चीजें मिलकर के आएंगी क्या? एक तो सनातन पर हमला और दूसरी तरफ तुष्टीकरण, ये दोनों मिलकर के तमिलनाडु की राजनीति को प्रभावित करेंगे क्या? इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक तो तमिलनाडु से हमारे दोनों सहयोगी जुड़ रहे हैं, विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, निखिल सिंह भी जुड़े हुए हैं, पवन पटेल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आगे चलकर बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा सीधे विनोद जी के पास मैं चलता हूं। विनोद जी, ये दोनों मुद्दा देखिए, दोनों दो तरफ की चीजें हैं। एक तरफ सनातन पर हमला करो, डेंगू है, मलेरिया है, खत्म करो, हटाओ, और दूसरी तरफ एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए कैसे कैसे बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक दे रहे हैं। और कार्तिकेय दीपम वाला जो तमिलनाडु से जुड़ी हुई बात है, उस पर तो हम और आप कितनी बार प्रोग्राम कर चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इसका असर होगा क्या? लाल जी, तमिलनाडु में डीएमके लेड जो अलायंस है उसका नाम एसपीए है, सेकुलर पार्टी अलायंस के नाम से है। तो आप ये देखिए कि डीएमके अलायंस जो है उसने इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन कहने के बजाय सेकुलर पार्टी का अलायंस बनाया है जी।
और ये इंडिया गठबंधन के जो सबसे बुजुर्ग नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनका मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आज सब जगह चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। तमिलनाडु के भी में लोगों में इस बात की चर्चा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बीमारी तमिलनाडु से चल के असम तक पहुंची है, या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कर्नाटक में अपनी इकाई है कांग्रेस की, उनका बेटा भी प्रियांक खड़गे भी इस तरह के बयान देते रहे, तो वो एक पूरी तरह से सोच को वो अमली जामा पहना रहे हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लाल जी कि इलेक्शन के समय में जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तब अगर एक पार्टी के अध्यक्ष आज जिस तरह से असम में बयान दिया है, वो सिर्फ एक असहनशीलता नहीं है, वो सिर्फ एक इंटॉलरेंस नहीं दिखाता है, बल्कि एक पार्टी के वो पूरे आइडियोलॉजी को आज जनता के सामने में एक तरह से नकाब हटा दिया है। अगर पार्टी सिर्फ अगर मुस्लिम की पार्टी है, जो बात अगर वो कह रहे हैं, कुरान का एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना बुक है, रिलीजियस बुक है, उसके रेफरेंस में लेके आप अगर पब्लिक के मीटिंग में इस तरह की बात करते हैं और आह्वान करते हैं कि इनको कुचल दो, इनको मार दो, तो मुझे लगता है कि इससे गंदा, इससे घिनौना और इससे प्रोवोकेटिव कोई बयान आज की तारीख में हो नहीं सकती है। चुनाव में जब आप ध्रुवीकरण की बात कहते हैं तो आप सीधे जो ब्लेम करते हैं वो सीधे सीधे बीजेपी पे करते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण के पॉलिटिक्स से उसको फायदा मिलता है, लेकिन आखिर ये मोहब्बत की दुकान से ये जो नफरती बोल बोले जा रहे हैं, नफरती बयान दे जा रहे हैं, वो किस ध्रुवीकरण को अमली जामा पहना रहे हैं, ये बात आज लोगों के सामने में है कि राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा को मोहब्बत की दुकान कहते हैं, तो क्या ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है, या पूरे भारत के एक बेस को, जो भारत की परंपरा, भारत की सभ्यता और भारत का एक सामाजिक आधार है, उसके ताने बाने को तोड़ने वाला जो बयान आज मल्लिकार्जुन खड़गे का है, क्या राहुल गांधी इस चीज पे रिएक्ट करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि चाहे तमिलनाडु हो या आसाम हो, कांग्रेस पार्टी को इस समय में मुस्लिम वोट बैंक की दुरुस्त करने की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगता है कहीं ना कहीं ये बयान जो है ना उसी के मद्देनजर दिया भी गया है। हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। निखिल, आप से खास तौर पर, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम हम लोग इस वक्त में कार्तिकेय दीपम को लेकर हमने कितनी बार बातें की हैं। कार्तिकेय दीपम का जिस तरह से विवाद रहा निखिल, और उसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन, जस्टिस स्वामीनाथन मद्रास हाईकोर्ट वाले जो थे, उन्होंने उस पर जो फैसला दिया, और उसके बाद जिस तरह से विपक्ष लामबंद हुआ, उनके खिलाफ महाभियोग तक का नोटिस दे दिया। एक तरफ ये, दूसरी तरफ अभी हमने उदयनिधि स्टालिन का बयान सुनवाया, और भी बहुत सारे बयान है, ए राजा का बयान है, और भी कई उनके नेताओं का बयान है। तमिलनाडु की राजनीति में निखिल, ये मुद्दा लोगों के बीच, इसकी चर्चा आप सुन रहे हैं क्या? देखिए, ये चर्चा कोई अभी से नहीं शुरू हुई है, और ये चर्चा जानबूझकर मुझे लगता है कि इसको लेकर आया जाता है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जाती है। और ये चर्चा चुनावों का जैसे होता है ना कि इलेक्शन ईयर जब आ जाता है, उसी समय से धीरे 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 इसका प्रसार करने की कोशिश की जाती है। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान था वो इसी के परिप्रेक्ष्य देखा जा रहा था, और उसके बाद ए राजा का भी बयान उसी के संदर्भ में देखा जा रहा था, लालचंद। और आज भी जब हम लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए जाते हैं, तो जो दूसरी पार्टी के समर्थक हैं, जो डीएमके के विरोधी है, और मैं इसमें विजय के लोगों को भी जोड़ दूं, वो भी इस बात को लेकर के आते हैं कि द्रविडियन पॉलिटिक्स करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीधे तौर पर जो दूसरे लोग हैं या सनातन की जो सोच है उस पर आप हमला बोलेंगे। अगर आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं तो आपको इस बात की छूट नहीं मिल जाती कि आप दूसरे को जो चाहें और जो मुंह में आए वो बोल दें, और इससे दूसरे लोग जो है वो आहत होते हैं। और इस इतनी बड़ी आबादी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन को फॉलो करते हैं, और आप उनकी आइडियोलॉजी को जिस तरह से धता बताते हैं, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा, ये बात दोनों ही तरफ से, मैं कहूं डीएमके को छोड़ करके जो दूसरी वाली बात जो है एआईएडीएमके की बात करें, जो एनडीए के जो दल हैं उनकी बात करें, या फिर विजय के दल की बात करें, वो सभी लोग, उनके जो समर्थक हैं, वो इस बात को कहते हैं। डीएमके के लोग इसको दो तरह से रिएक्ट करते हैं। वो तो या तो इसकी बात नहीं करते,
और या तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। जब आप सनातन को गाली देते हैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को कैसे उसको उसके साथ कैसे जोड़ते हैं, ये समझ से परे है। लेकिन ये बात भी इसमें जोड़ दूं कि ये सारी चीजें हों, चाहे वो फिर इसमें हिंदी विरोध वाली बात हो या फिर सनातन की वाली बात हो, ये सारी चीजें जब कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और विकास का ये जो पूरा जो नैरेटिव लाने की कोशिश की जा रही है, ये जो विकास के जो एजेंडे पर लाने की कोशिश की जा रही है, उससे दूर भागने की बात है। तो ये कुल मिलाकर इसको धीरे धीरे करके लोगों के बीच में लेकर आया जा रहा है। जहां पर लोग इसको धीरे से स्वीकार कर ले रहे हैं, वहां ये सेंटिमेंट्स छेड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सीधे तौर पर तुष्टीकरण के लिए किया गया है। ये क्योंकि कहां पर बोलना है, ये बात आज आपने ध्यान दी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये अपना बयान आज दिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, हिंदू भाई भी हैं। बिल्कुल, तो उनका टारगेट कहाँ पर है, वो ये बात तमिलनाडु में भी जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को सीधे तौर पर समझ रहे हैं। तो शायद खुले तौर पर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इस चीज को पकाने की कोशिश बार बार होती रही है, पहले से होती रही है। बयान अभी शायद तमिलनाडु के किसी राजनेता का तुरंत नहीं आया है, लेकिन साउथ इंडिया के उतने ही बड़े नेता हैं, कर्नाटक से आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं। तो उन्होंने ये बात कह के अगर कहा जाए कि ये टारगेट सिर्फ असम ही नहीं था, बल्कि ये जो चुनावी राज्य हैं यहाँ के वो भी था, तो गलत नहीं होगा। और इसमें एक बात ये भी जोड़ दें कि ये उनको ये पता है कि इसका जो दर्द, इसकी टीस और इसका फायदा कहां तक जाएगा, वो बात उनको मालूम है। बिल्कुल, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है ना निखिल, जहां पर जहां वो निशाना साध रहे हैं ना, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी तमिलनाडु में बहुत सीमित है। मैं आता हूं उस पर। लेकिन पवन पटेल जी, जरा ये बताइए कि डीएमके नेताओं ने ना जाने कैसे कैसे बयान दिए। कांग्रेस जो वहां पर कांग्रेस के नेता तमिलनाडु में हैं, वो या तो मौन रहे या समर्थन किया। ठीक है, चलिए वहां तक भी ठीक है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बयान दे रहे हैं पवन जी, ये मोहब्बत की दुकान में क्या सिर्फ एक ही वर्ग के लिए सामान है क्या? ये अब बिल्कुल धीरे धीरे एकदम पक्ष चुन रहे हैं आप लोग इस तरह के बयान दे करके। नहीं, देखिए, ये तो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। देखिए, चुनाव जो होता है आने वाले 5 साल में क्या करोगे इसके लिए होता, ना कि 50 साल 60 साल पहले की बातों को ला करके करिए उन बातों को लाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के मुद्दों को टूल देती है, इस तरह के मुद्दों को पकड़ कर रखने का प्रयास, क्योंकि उनका कोई भी ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जो डीगे हाकी थी, जो बड़ी बड़ी बातें की, तो उन बातों को पूरा नहीं किया, इसलिए इस तरह का सहारा लेने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम, अब जैसे जैसे चुनाव आएगा तभी और डराएंगे कि तुम्हारी भैंस चोरी ले जाएगा, चुराई ले जाएगा, तुम्हारे मंगलसूत्र चोरी चले जाएंगे। अभी आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा। रही बात जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की बात कर रहे हैं, चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार होता है, सांप की तुलना किसी के साथ उस तरह से तुलना नहीं की गई। विचारधारा की बात है, कांग्रेस का साफ बोला, व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि उस विभाजनकारी विचारधारा से है, जो देश को कुचलने का प्रयास करी, जो देश में जो आपसी ताना बाना, उस ताना बाना में जहर घोलने का प्रयास करी, वो बोलने का प्रयास करी। खड़गे जी के बयान को थोड़ा हल्का नहीं कर रहे हैं पवन जी? अब ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी मीडिया के लोग जो अपना उसका विश्लेषण करेंगे, वो विश्लेषण कर दे कि आज तक के इतिहास आप ही विश्लेषण कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ खड़गे जी के बयान का आप ही विश्लेषण कर दीजिए। खड़गे जी ने साफ तौर पर कहा आरएसएस और बीजेपी सांप हैं, इनको मारो। अगर नमाज पढ़ रहे हो उस समय भी मिल जाए तो नमाज छोड़ करके मारो, ये बात कही है। आप ही खड़गे जी के बयान का विश्लेषण कीजिए, तो बाकी को छोड़िए आप। उसका ये मतलब नहीं है कि तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के मारो। वो समझने वाली बात है, जो समझना चाहते हैं समझ गए कि उस विचारधारा की बात कर रहे हैं, ना कि बंदूक और तलवार लेकर के मारने की, खून खराबा करने की बात कर रहे हैं। जो समझ गए वो समझ आ रहे हैं। अब बाकी लोग लगे हुए उस चीज को समझाने के लिए, उस तरह की बात करके कि बाकी लोग इस तरह का समझने का प्रयास करें। तो अब मोहब्बत की दुकान जो है, मोहब्बत की दुकान संविधान के हिसाब से, मोहब्बत की दुकान का भी अब उसका पैरामीटर आप चेंज कर दो कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ मुसलमान लोगों को गले लगाए या किसी एक धर्म संप्रदाय के लोग को लगाए, बाकी लोगों को नहीं लगाया। तो अपना अपना विश्लेषण है। लेकिन जो मोहब्बत की दुकान, जो इस तरह नफरत का पैमाना इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक लड़ाई है, एकजुट होने की बात है।
तो वो नहीं, आप उसको भी लेकिन विश्लेषण मुझे कर लगता लीजिए है और कि किसी तरह खड़गे जी ने जैसा ये कहा, खड़गे जी ने जैसा कहा, वैसे आप अब बीजेपी पे कैसे कहेंगे कि बीजेपी चुनाव में नफरत फैलाती है? जब नमाज छोड़ करके मारने के लिए ललकार रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ बीजेपी पे आप कैसे ये आरोप लगा देंगे? और अगर ये इतनी हल्की बात है भी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, अगर ये इतनी हल्की बात है तो आप लोग इतने ज्यादा क्यों हमलावर हो गए हैं इस बयान पर, बताइए जरा। पवन पटेल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा विचारधारा की बात है, तो उस विचारधारा में ये भी क्लियर होता कि कांग्रेस की विचारधारा अब कहां से शुरू होकर कहां पे खत्म हो रही है। मुसलमान से शुरू होकर के कुरान पे खत्म हो रही है, क्योंकि उन्होंने उस स्टेटमेंट में आरएसएस बीजेपी को सांप नाक नाद नाक जो कहना है कहा, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने अपनी विचारधारा एक्सप्रेस कर दी, जिसकी पवन भाई बात कर रहे हैं, तो विचारधारा क्लियर है कि जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि आज की मुस्लिम लीग हो गई है कांग्रेस आई, केवल और केवल। अदरवाइज आप बताइए, कुरान का नाम लेना, मुसलमान का नाम लेना, आरएसएस और बीजेपी की बात करना, ये क्लियर कट विचारधारा बता रही है कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है। लेकिन कौशल जी वो तो सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं ये भी अपने आप में एक हल्की बात है, ये इसको ज्यादा सीरियसली ना लें। जो वो ललकार रहे हैं कि नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज छोड़ करके मारो इनको। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो और किसी से नहीं कर रहे हैं, किसी हिंदू भाई से नहीं कह रहे हैं, केवल वो मुसलमान की बात कर रहे हैं, केवल वो कुरान की बात कर रहे हैं। वो गीता का उपदेश देकर के नहीं बोल पाएंगे कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेसु कदा चलाए, ये लाइन उन्हें नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरे देश की बात है, वो पूरे विश्व की बात है। क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं आता। वोट बैंक तब आता है जब वो मुसलमान की बात करते हैं, वोट बैंक तब आता है जब वो कुरान की बात करते हैं, वोट बैंक तब आता है जब वो आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करते हैं। तो इसमें कांग्रेस की विचारधारा क्लियर है। विचारधारा बहुत ये पॉइंट तो वैलिड है, ये पॉइंट तो वैलिड है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस बुरी भी है, बीजेपी। लालचंद जी, हाँ बोलिए। लालचंद जी, कुछ नहीं, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पे अब है बाकी केवल जहरीला सामान और कुछ नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पे जहरीला सामान बेचने की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। कुरान को लाएंगे, मुसलमान को लाएंगे, घुसपैठिया को लाएंगे, सबको लाएंगे, पवन जी, लेकिन भारत की बात नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। पवन जी, अगर आह्वान किया भी था सबसे कर देते, ये नमाज छोड़ करके और सांप को मारना, आरएसएस और बीजेपी सांप है, सबसे आह्वान कर लेते। ये मतलब नमाज का नाम लेकर के तो नहीं लगता आपको कि आपने बिल्कुल ये कह दिया कि भाई मोहब्बत की दुकान पर एक ही तरह का सामान मिल रहा है क्या? और संविधान ले लेते। हाँ। संविधान जो लाल किताब लेकर के घूमते रहते हैं, उस संविधान का ही नाम लेकर के चल देते। हाँ। नहीं, संविधान तो लिए ही हुआ है, संविधान की चिंता मत करिए, संविधान को वो खाली पेज वाला संविधान, राहुल गांधी जी अभी वाला संविधान, आदरणीय ये भी लेकर आए, ये भी लेकर आए जो बटा था वहां पे। यही तो मजबूर है, यही तो संविधान को, राहुल गांधी की यही तो ताकत है कि मजबूर कर दिया कि संविधान लेकर के चलने लगे। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि सदन में जाने के बाद संविधान को माथे पे लगाने पड़े, और आगे भी राहुल गांधी मजबूर करेंगे कि संविधान को मानना पड़ेगा, तानाशाही के संविधान को तोड़ना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं, आज दिखा रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी की ताकत देखिए कि संविधान लेकर के आज डिबेट में बैठे हैं, यही तो बता रहे। देखिए, राहुल गांधी का संविधान है। ये वाली कॉपी आपको मिली कहाँ? ये तो वहां बटी थी, किधर, अहमदाबाद में या कहाँ बटी थी शायद? दो मिनट मेरी बात हो जाए। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब काम करके किसी चीज को प्रूव कर सकती थी, वो प्रूव नहीं किया उन्होंने। ये अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बड़े, आपने भी बोला कि बड़े हमलावर हो गए भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो कहा भाई पवन जी कह रहे हैं हल्की बातें, क्यों इतना हमला कर रहे हैं? एक मिनट मेरी बात हो जाए। आदरणीय जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने बड़ी बड़ी बातें किया, अब हम कहते हैं कि घुसपैठियों की बात किया। अभी घुसपैठी को जब हटा करके दिखाना चाहिए तो हटा के नहीं, हटा नहीं पाए। माननीय अमित शाह जी मुश्किल से 3 से 3.5 हजार घुसपैठियों को हटाया, और कांग्रेस पार्टी ने उस समय 90,000 घुसपैठियों को हटाया। लेकिन हम बतौलेबाजी करने से मुसलमानों कुरान पे रहिए, हम बतौलेबाजी करते जाएंगे। बड़े आक्रामक हो गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन तब आक्रामक नहीं होते जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे, जिसमें कुरान और मुसलमान को सर पे लेके चल रहे हो करेंगे, तब आप इतने आक्रामक। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कीजिए, वो आपके अध्यक्ष हैं भाई, अध्यक्ष जी ने आपके कहा है, कम से कम अध्यक्ष की तो लाइन टो करिए।
अध्यक्ष की बात पे तो रहिए ठीक। कि आप मुसलमान की बात करेंगे, आप कुरान की बात करेंगे। घुसपैठियों वाला जवाब तो नहीं ना आपने बोला ना, घुसपैठी बात तो आपने, क्योंकि वो भी मुसलमान है ना, क्योंकि वो भी मुसलमान माने जाते हैं। यही बात क्यों नहीं किया आपने? कैसे आ गए अमित शाह के रहते? ठीक है, चलिए ये बयान और इस तरह की राजनीति का तमिलनाडु पर असर, हमारे दो सहयोगी तमिलनाडु की जमीन पर है। ठीक है। अब आप दोनों जरा रुक जाइएगा जरा दोनों, गांधी के पास भी 2 पासपोर्ट, रुक जाइए विनोद जी के पास ठीक है विनोद जी आज देवेंद्र फडणवीस जी ने तो वहां पर कार्तिकेय दीपम विवाद को बहुत जोर शोर से उठाया। इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी तमिलनाडु की राजनीति में, और खड़गे जी के बयान के बाद भी। लाल जी पहले पवन जी पटेल का भी सुन रहा था और अभी मैंने डॉक्टर साहब का भी सुना। पहले मैं पवन जी पटेल को कम से कम याद दिला दूं, उनके ही पार्टी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी साहब, उन्होंने कांग्रेस के लगातार हार के बाद अपनी एक रिपोर्ट दी थी, शायद पवन जी पटेल पढ़े होंगे शायद। जी 2014 तो पवन पटेल आप भी कभी ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, ए.के. एंटनी के रिपोर्ट को पढ़िए। और एंटनी कमेटी की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी एपीजमेंट पॉलिटिक्स की सीमा को पार कर गई है जी। कांग्रेस पार्टी इस देश में बहुसंख्यक देश के जो लोग हैं उनके इमोशंस की जरा भी परवाह नहीं करती है, और कांग्रेस पार्टी आते आते सिर्फ एक समुदाय की पार्टी बनके रह जा रही है जी। ये एंटनी की रिपोर्ट है बिल्कुल। और ए.के. एंटनी जो बात कही है वो बात पे आप देखिए कि राहुल गांधी ने उसको सूत्र बना लिया है। आज की पॉलिटिक्स में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लेके कहा था कि आज की कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी है जी। ये नाम राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है। और इसका सबूत आप देखिए पवन पटेल जी कि केरल के चुनाव में अगर आज जो सेकुलर राजनीति की बात आप करते हैं तो कम से कम वहां पे सुन लीजिए, चीफ मिनिस्टर विजयन कहते हैं बार बार कि कांग्रेस का आधार सिर्फ जमात और मुस्लिम लीग है। सिर्फ मुस्लिम लीग के दम पे आपने लोकल बॉडी इलेक्शन अभी वहां पे जीता है, और यही बात चीज को आप प्रूफ करने के लिए सीपीएम से लड़ाई कर रहे हैं कि कौन सेकुलर है वहां पे। तो सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे की बात जब आप करते हैं पवन जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे यही बात कर्नाटक के पॉलिटिक्स में भी करते हैं। ठीक है। कर्नाटक के पॉलिटिक्स में उनका बेटा जो प्रियांक खड़गे है उनके बयान को आप देख लीजिए। तो सवाल ये है कि आपकी पूरी की पूरी राजनीति माइनॉरिटी के नाम पे एपीजमेंट का जो एक सीमा पार किया है उसका सबसे मुखर स्वर आज आसाम में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से लगा पड़ रहा है, जो वो सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ गए। हालांकि समय की कमी है निखिल, लेकिन एक लाइन में जल्दी से बताइएगा कि ये देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद कार्तिकेय दीपम विवाद और बाकी चीजें तमिलनाडु की राजनीति में लोगों के बीच जाएगी। जी निश्चित तौर पर जाएगी, क्योंकि ये बात जो लोग हैं वो पहले दबे छिपे स्वर में और इसके बाद अब इस बात को खुलकर कहने लगे हैं कि जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो जाहिर तौर पर वो ये बताते हैं कि तुष्टीकरण की जो सियासत है वो किस लेवल तक जा रही है जी। और सीधे तौर पर लोगों को लगता है कि ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्कोर्स अपने सेटल करने के लिए और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस ऐसा कर रही है। और कांग्रेस के लिए भी ये मुश्किल है। मैं एक सेकंड में बताऊं कि उसको कहीं जब वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राजनीति करती है तो उसको लगता है कि हमको हिंदू वोट भी मिल जाए, और यहाँ पर उसको लगता है कि हमारे साथ मुस्लिम वोट भी इंटैक्ट रहे। तो मनमन भावे डिजिटल जमाना है, हर जगह की बात हर जगह पर पहुंच जाती है ना आजकल। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का भी, निखिल सिंह और साथ में हमारे विनोद जी और पवन जी और साथ में कौशल कांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमिलनाडु की राजनीति के दो पहलुओं पर हमने विस्तार से बात की, आगे कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।